वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान एक अहम माशी मोड़ पर आ खड़ा हुआ है और मईशत बतदरीज कर्ज और खपत पर मबनी मॉडल से निकलकर अब बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रही है। इस सब पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना डॉक्टर खाकान नजीब साहब। खाकान साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खाकान साहब, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो फरमाते हैं उनकी कुछ चीदा नुकात अगर मैं आपके सामने रख दूँ, वो कहते हैं कि महंगाई में नुमाया कमी है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा है, मालियाती नज़्म व ज़ब्त ने सरमाकारों का एतमाद बहाल किया है और उन्होंने ये भी कहा कि जी करंट अकाउंट सरप्लस भी पाकिस्तान ने हासिल कर लिया है। रियलिटी चेक क्या है डॉक्टर खाकान साहब, आप बताइए। ये रियलिटी चेक ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बिहेव कर रही है टिपिकली जैसे कि इकोनॉमीज बिहेव करती हैं जब वो आईएमएफ की एंगेजमेंट में आ जाती हैं। इसका आसान मतलब ये है कि आईएमएफ एक आईसीयू का डॉक्टर है। आज से 28-30 माह पहले आप आईएमएफ के एक एंगेजमेंट में गए, फिर दूसरी एंगेजमेंट में गए। उस आईसीयू के डॉक्टर ने आपकी इकोनॉमी को फ्रॉम दी ऑपरेशन टेबल पर लाने में मदद की है। कहाँ से? फ्रॉम दी आईसीयू। तो आपकी इकोनॉमी जो है उसने स्लो होकर, यानी कि ग्रोथ स्लो करके, डिमांड को तोड़ के, इंपोर्ट को कंट्रोल करके करंट अकाउंट को संभाला, प्लस आपकी रिमिटेंसेस कुछ बेहतर हुई, कुछ स्ट्रक्चर्स बेहतर हुए, मालियाती खसारा विद हैवी बाउट ऑफ टैक्सेशन संभाला। जो आपका एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर को संभालने के लिए आपको प्राइसिंग चेंजेस करना पड़े, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये वो सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज करके एक टिपिकल आईएमएफ एंगेजमेंट किसी भी मुल्क की आईसीयू के वार्ड से निकालकर आपको ऑपरेशन टेबल पे ले आती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ने टिपिकली बिहेव किया है जैसे कि करना चाहिए। डिमांड को रिस्ट्रेंट करके पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसको संभाला आया। बहुत से आपके दीगर ममालिक ने मदद की, आपके 14 अरब डॉलर रीरोल हो गए तो आपको पे नहीं करने पड़े। आपको एक मैक्रो स्टेबिलिटी, ये जो आपके सामने है, अफरात ज़र इसलिए भी कम हुई कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस $60 से नीचे चली गई है। ये एक बहुत बड़ा आंसर है। प्लस इकोनॉमी स्लो हुई, लोगों ने कम गाड़ियां खरीदी, गाड़ियों की कीमतें कम हुई। ये एक ओवरऑल सिनारियो है। इस मैक्रो स्टेबिलिटी ने आपको एक वक्त दिया है, एक स्पेस दी है कि आप अपने अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को तब्दील कर लीजिए। आज भी अगर पहले 5 माह की एक्सपोर्ट देखें तो दे आर लेस देन द लास्ट 5 मंथ्स जो पिछले साल की थी। तो आपको अभी भी ये जाहिर होता है कि जो फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी है वो अभी भी ठीक होने वाले हैं, जिसका मतलब एनर्जी एफिशिएंसी, डीरेगुलेशन, जो पूरा कॉलोनियल सेटअप है ऑफ रनिंग दी कंट्री, उसकी तब्दीली, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नो हाउ, ये सब अभी भी ठीक होने वाले हैं। आई अच्छा थिंक दैट्स वेयर द डॉक्टर कंट्री स्टैंड। खाकानी जी साहब, फंडामेंटल ऑब्वियसली अभी भी उन पे काम किया जा सकता है और करना चाहिए, लेकिन आप समझते हैं आईएमएफ ने जो इकोनॉमिक टूल यूज़ किए, अभी आईएमएफ की बात आपने भी की, तो जो इकोनॉमिक टूल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए आईएमएफ की जानिब से और फिर अथॉरिटी ने उसको जिस तरह से अथॉरिटीज़ ने फॉलो किया है, तो फिर ये जो आज रिज़ल्ट हम देख रहे हैं फिर उसी का नतीजा है, महंगाई एक सिंगल डिजिट पर आ गई है और ओवरऑल सिचुएशन। बिल्कुल मनोवन फॉलो किया है पाकिस्तान ने द प्रिस्क्रिप्शन व्हिच इज टू क्रिएट एक, जिसे कहते हैं मैक्रो स्टेबिलिटी। इट्स अ हार्ड वन मैक्रो स्टेबिलिटी, जिसका मतलब है इसकी एक हाई प्राइस दी है मुल्क ने। इसमें जिसको आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट स्लो हुई, जिसमें आपने ये भी देखा कि एक टैक्सेशन मैन्युफैक्चरिंग पे बढ़ी, इनकम्स पे बढ़ी, ये बिल्कुल ठीक बात है। पर उसके अलावा शायद पाकिस्तान के पास आईसीयू से निकलने का और कोई रास्ता भी नहीं था। फाइनेंशियल आर्किटेक्चर भी यही कहता है। डज दैट मीन कि हम इस स्टेबिलिटी को अब किस तरह इस्तेमाल करें, ये भी हम पे है। विच मीन्स के आईएमएफ के साथ थोड़ा सा रीनिगोशिएट करें ऑन दी खदोखाल जो प्रोग्राम चल रहा है, थोड़ी सी अपनी इकोनॉमिक टीम में ऐसी प्रोफेशनलिज्म लाइन जो कि ये निगोशिएशन की जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, सेकेंडली, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हों और कल का जो बड़ा अहम दिन था पीआईए के हवाले से उस पर हम बात ना करें? मैं चाहूँगा कि उस पर भी योर 2 सेंट्स प्लीज़। कुछ लोग ये राय रख रहे हैं कि चलिए अच्छा हुआ, अरबों का लॉसेस जो है वो अब हुकूमत के खाते में नहीं जाएगा। कुछ लोग ये राय रख रहे हैं कि भैया इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन की पीआईए आपने सिर्फ 135 अरब में बेच दी और बेच के हुकूमत के पल्ले आया 10 अरब। 52-54 तब आएगा जब आगे के 25% भी बिक जाएंगे। तो इस सारे सौदे को कैसे देखते हैं आप? और जो आईएमएफ की बात हो रही थी, ये उसकी भी एक शर्त थी टू मेक द वाइट एलिफेंट्स आउट ऑफ द रूम। सो कैसे देखते हैं सारे मामले को? लिखी थी फाइनेंस डिवीजन में ही पड़ी हुई है, उसमें ये कहा था कि इतने ज्यादा नुकसान हो रहे हैं, पाकिस्तान के पास कोई चारा ही नहीं है कि एसओई से जान छुड़ाई जाए। हर साल वो किताब छपती है और हम छापते रहे और यही कहते रहे।
देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू डोंट हैव द कैपेसिटी इन द जो सिस्टम है कि वो मतलब पॉलिसी साजी अच्छी कर सके, तो अदारे चलाना तो एक बहुत ही मतलब मुख्तलिफ सिचुएशन है। सो ऑल इन ऑल बेचने के अलावा कोई चारा आपके पास नहीं था, बिकॉज जो एयरलाइन 30 से 40 अरब का नुकसान कर रही हो, जिसमें डिसीजन मेकिंग ना हो सके, जिसमें आप अच्छे लोग SCEOs ना अपॉइंट कर सकें, बोर्ड ना बना सके, तो आपके पास क्या चारा था? सो दैट्स वन थिंग। हैविंग सेड दैट, एक हाईली इंसेंटिवाइज्ड स्ट्रक्चर में बेचना पड़ी है PIA, इसलिए कि जो पूरा निजाम है उसका, उसको ठीक करने के लिए आपको, मतलब ये बात सही है, आपने 92.5% ये कहा कि जो ऑफ द टोटल प्राइस है वो री इन्वेस्ट हो जाएगा कंपनी में। कोताही फिर कहाँ देख रहे हैं? बिकॉज बिजनेस और प्राइवेट बिजनेसमैन जब कुछ बाई करते हैं, ऑब्वियसली वो नुकसान में तो कभी भी नहीं जाएंगे, तो फिर ये किस तरह से फिर ये मैकेनिज्म आगे बढ़ने वाला है? ये मैकेनिज्म इस तरह से आगे बढ़ेगा कि ये बहुत अच्छा है कि ट्रांजैक्शन हो गई। असल स्टोरी तो अब लिखने वाली है कि इतना री इन्वेस्ट करने की इजाजत, प्लस GST माफ ऑन दी एयरक्राफ्ट्स एंड पार्ट्स, फिर डबल टैक्सेशन से छुटकारा, बहुत सी लाइबिलिटीज 6.5 पौने 700 अरब की स्टेट को उठाना पड़ी। ये है वो सब कुछ करना पड़ा जो इंसेंटिवाइज करता है कि एक क्लीन PIA, एक बैड PIA थी, एक गुड PIA थी। बैड PIA स्टेट के पास आपके और बाकी लोगों के टैक्स के पैसे से पे होगी। जो गुड PIA है वो प्राइवेट सेक्टर के पास आ गई है, अच्छा ग्रुप है, अच्छे कंसोर्शियम है, वो उसको चलाएंगे, पैसे भी डालेंगे, प्लस बहुत उसको जैसे कहेंगे ऑपरेशनल रीथिंक करना पड़ेगा। पर PIA के एडवांटेज भी बहुत हैं। 12 मिलियन की तो आपके पास डायस्पोरा है जिसने पाकिस्तान आना है, हज उम्रा की बहुत बड़ी फ्लाइट्स हैं, लोकल एक 25 करोड़ अवाम है, एक बडिंग यूथ है, उन्होंने भी ट्रैवल करना है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ गुड एडवांटेज आल्सो। फिर एक ब्रांड नेम PIA एस्टैब्लिश्ड है, 30 जहाज हैं, चलते 18 हैं, सबसे बढ़ के 170 लैंडिंग राइट्स हैं। लेट मी रिपीट दैट, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी एयरलाइन को बिल्ड किया जा सकता है। आज की तारीख में 78 कंट्री राइट्स हैं और कई जगह चूंकि 2-2 राइट्स हैं, सो 170 लैंडिंग राइट्स हैं, 97 एयर सर्विसेज एग्रीमेंट है। इट्स अ ब्यूटीफुल बिजनेस टू टेक फॉरवर्ड, बट एयरलाइन इज अ सिक्लिकल बिजनेस, इट्स अ डिफिकल्ट बिजनेस। सो होपफुली और लैंडिंग राइट्स जब आप बात करते हैं तो ये कोई कि अबूजा में नहीं है ये लैंडिंग राइट्स, न्यूयॉर्क है, ये बॉस्टन है, ये लंदन है, ये बहुत ही ज़बरदस्त रूट्स हैं। नाउ द थिंग इज़ कि बहुत से लोग अब इसमें ये भी राय रख रहे हैं कि हमने अभी ये जो एक्विजिशन की है, ये एक्विजिशन की है, ये जस्ट इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। इसको ना मज़ीद डेंटिंग पेंटिंग इसकी ठीक ठाक करके इसको दोबारा से इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो है ऑफर दी जाएगी। डू यू थिंक ये वाली चीज़ भी कोई होगी टेबल पे, या 135 अरब में से उतने दोबारा री इन्वेस्ट करके, ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना इसको खड़ा करते करते? लेकिन 2 से 5 साल तो लग जाएंगे उसको खड़ा करने में, बट एन इंटरनेशनल पार्टी कैन जॉइन, आई मीन दैट्स पॉसिबल। जिनके पास अभी शेयर हैं 25% और आने हैं। अभी फौजी फर्टिलाइजर ने ज्वाइन किया है वो कंसोर्शियम, लेट्स सी कि वो ओरिजिनल में ही हिस्सा डालते हैं या जो नए शेयर आते हैं उसमें हिस्सेदार बनते हैं। तो एक पार्टी ने तो अभी ज्वाइन कर लिया है, आप इस तरह सोचिए। स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, एक तरह से मसल भी रखता है, फाइनेंशियल भी, अदरवाइज भी, सो दैट्स गुड। उसके साथ साथ अगर कोई छोटी सेकंड थर्ड टियर एयरलाइंस जो बहुत सी एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, वो ऐड कर देते हैं तो उससे कनेक्शंस बढ़ सकते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल, राइट। ये सारी ग्रोथ जो है वो देखने में आ सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।